क्या हाल है आप सभी? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तैयारी भी ठीक-ठाक चल रही होगी, क्योंकि परीक्षाओं का दौर बहुत सारी परीक्षाएँ हुई विशेषतः शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ। आपने सुना होगा पेपर में कि 23,800 के लगभग जो है जूनियर एडेड की वैकेंसी आने वाली है। अगले माह 2107 पोस्ट प्रोफेसर के आने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि अब सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का विशेष महत्व है। यानी कि जितनी भी शिक्षक भर्ती पहले असिस्टेंट प्रोफेसर या कुछ अन्य भर्तियां जो शिक्षक की हाई लेवल के उच्च स्तरीय होती थी उनमें जीएस का पोर्शन ना होके पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट रहा करता था, लेकिन अब उन परीक्षाओं में भी आपके सामान्य अध्ययन के विषयों को शामिल किया जाएगा। तो एक बात मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि बिना जीएस के सिलेक्शन सुपर टेट में तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि 10 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 10 यानी टोटल 55 नंबर आपके जुड़े हैं किससे? सामान्य अध्ययन के विषयों से, जिसमें कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सामान्य अध्ययन, समसामयिकी, ये स्टैटिक जीके, ये सारा पोर्शन शामिल हो। ये बात स्पष्ट है कि बिना इसके आपका हो नहीं। अपनी तैयारी को इसी स्वरूप में आगे बढ़ाते रहिए। तो अभी हम लोग जो है सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, ठीक है, ये मान के चलें कि नवंबर माह में आपका एग्जाम होना है, तो उस नवंबर माह को ध्यान में रखते हुए हम आपके लगभग 17 से 18 सेट जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। लगभग 17 से 18 प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें अब तक मैंने एक पीवाईक्यू आपको करवा दिया था। एक दिन जो है मैंने आपको एक पीवाईक्यू करवाया था 2019 में जो पूछा गया था, क्योंकि उससे पहले 18 में तो सब्जेक्टिव लिखने वाला सवाल आया था। 19 में जो है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आया था। उसके बाद पेपर हुआ नहीं सुपर टेट का। तो कुछ प्रैक्टिस सेट और कुछ मॉडल पेपर, कुछ पुराने भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ सवाल पुराने हो, ठीक है, वो करंट वाले ही हो सकते हैं, बाकी सब तो वही होंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए ये आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़िए और अपने सामान्य अध्ययन की तैयारी, परीक्षा कोई भी हो सामान्य अध्ययन जरूर आएगा। तो आप भले ही यहाँ सुपर टेट क्या लिखा होगा या आगे आप पढ़ो देखोगे सुपर टेट की बात हम कर रहे होंगे, हमारे थंबनेल पे भी आपको दिखेगा, लेकिन परीक्षा कोई भी हो इसका महत्व समान रूप से है। चाहे यूपी ट्रिपल एससी की अगले माह आप 23 अगस्त को लोअर पीसीएस देने जाओगे, उनमें भी इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़िए और इन सवालों के उत्तर जरा देखिए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं बताऊं, बाकी मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे बताने से पहले आप उत्तर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख। ठीक है, अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ तकनीकी खामियों के कारण, या यूँ कह सकते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञों की कमी के कारण अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम इसका लाइव सेशन भी करेंगे। तो अभी ये, ठीक है, वीडियो के रूप में ही आपके पास जा रहा है, तो आप उसे देखिएगा और आप इसे जल्दी जल्दी देख भी सकते हैं। चलिए जरा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले 10 सवाल किससे जुड़े होंगे? साइंस से जुड़े होंगे। पहले 10 क्वेश्चन किसके होंगे? साइंस के होंगे। फिर 5 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर वाले होंगे। फिर उसके बाद जीएस और करंट वाले बाकी क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? जो विषाणु जनित रोग है, रिकेटस, ये तो सर विटामिन डी से जुड़ा हुआ है ना। सिफिलिस, खसरा, बेरीबेरी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या? खसरा। खसरा जो कि किससे होता है? ठीक है, तो वायरस से होता है। ठीक है, बेरीबेरी आप जानते ही हो कौन से विटामिन से होता है, ठीक है। बेरीबेरी जो है किस विटामिन से, किस किस विटामिन की कमी से होता है, जरा आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक, कि बेरी बेरी जो है किस विटामिन से कमी से होता है। बाकी जो यहाँ पे आपने देखा खसरा जो है एक विषाणु से है। कौन सा? तो रूबियोला, शायद यही नाम होगा, ठीक है, रूबियोला वायरस। रूबियोला, रूबियोला वायरस से होने वाला रोग क्या है आपका? तो खसरा है। तो यहाँ जवाब सी फॉर कैट वाला हो जाए। चलिए अगले एक सवाल की ओर बढ़ा जाए। लिख रहा है इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? ये तो आप हमेशा से पढ़ते आते हो, ठीक है, विशेष रूप से, ठीक है। इसका उत्तर आपको यूं ही पता होगा, क्योंकि आपको पता है डिप्थीरिया तो नहीं है, कॉलरा नहीं है, मलेरिया तो मच्छर से होता है, तो प्लेग जो है, ठीक है, प्लेग किसके माध्यम से फैलता है? ठीक है, फैलता किसके माध्यम से है? तो चूहों के माध्यम। अगला है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? टिटनस, सर ये तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और टीबी भी तो सर बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक, टीबी भी बैक्टीरिया से होता है। यहाँ एड्स लिखा है, तो हमें पता है सर, ठीक है, एच आई वी, ठीक, किस वायरस से? एच आई वी वायरस से। कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है, जो यौन संक्रमण या गलत सुइयों के आदान प्रदान से या रक्त के गलत आदान प्रदान से होने वाला एक जानलेवा बीमारी कौन सी है? एड्स से। अगला प्रश्न है, पीलिया किससे संबंधित? पीलिया जो है यानी कि जिसे आप जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है, तो यकृत में, ठीक है, एक वर्णक जिसका नाम क्या है? बिलीरुबिन। किसकी बात करते हैं? बिलीरुबिन। और एक होता है बिलीवर्डिन,
ठीक है, एक क्या होता है बिलीरुबिन और एक क्या होता है बिलीवर्डिन होता है। ठीक है, तो जब इसकी मात्रा शरीर में क्या हो जाए, ठीक है, बढ़ जाती है, ठीक, इसकी मात्रा शरीर में क्या हो जाए, बढ़ जाए, किसकी, बिलीरुबिन की, जो कि कौन सी रंग का होता है, तो सर ये येलो यानी कि पीले रंग का होता है। वैसे हम जानते हैं कि जो यकृत जो रस निकालता है वो बिलीवर्डिन, उसमें ज्यादा उसका सामान्य कलर कौन सा होता है, हरा होता है बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है, लेकिन जब उसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो त्वचा और आंखों में पीलापन आ जाता है, और इसे ही हम पीलिया रोग कहते हैं, जो किसको प्रभावित करता है, लीवर यानी यकृत से संबंधित। अगला प्रश्न क्या है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है। रक्त में जब यूरिक अम्ल बढ़ता है, यानी कि जो ब्लड है हमारा, उसमें जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, तो ये जोड़ों के पास जमा हो जाता है, और जमा होगा तो धीरे धीरे ये गठिया गाउट का रूप ले लेता है, यानी किससे जुड़ा हुआ है, गठिया यानी गाउट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, गठिया एक बीमारी है, ये तो हो ही गया, किसको प्रभावित करती है, तो गठिया जो प्रभावित करती है किसको, जोड़ों को, किसको प्रभावित करती है, जोड़ों को प्रभावित करती है। अगला है, एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है, तो एड्स का विषाणु जो है शरीर में, ठीक है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको कमजोर होता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। अगला भी फिर से आ गया कि यौन संचारित जानलेवा बीमारी आपको बता ही चुका हूं, एड्स है। ठीक, अगला, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, तो सर आप रोगाणु वाहक कह देंगे, नहीं, बस यही ध्यान देना है, वैज्ञानिक रूप में रोगाणु वाहक कोई शब्द नहीं बल्कि वाहक यानी वेक्टर शब्द होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर। ठीक है, और ये वाहकों को हम पैथागन, ठीक, क्या बोलते हैं, पैथागन्स बोलते हैं। ठीक है, वाहक शब्द यहां हो जाएगा, रोगाणु वाहक नहीं लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, यानी कौन सा है जो खाने पीने यानी कि दूषित भोजन दूषित पानी से नहीं होता है, तो अमीबाइस से तो होता है, हैजा भी होता है, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा जो है ये संक्रमण से, ठीक है, ये एक वायरस होता है, ठीक है, उसके माध्यम से होता है, जो श्वास संबंधी बीमारी होती है, किससे, श्वास संबंधी बीमारी है इन्फ्लुएंजा। तो ये 10 सवाल आपके किसके रहे, ठीक है, तो ये 10 सवाल आपने जो है विज्ञान वाले देख लिए सुपर टेट के लिए। ठीक, अब आते हैं जरा, ठीक है, कंप्यूटर वाले पार्ट में कि 5 कंप्यूटर वाले सवाल क्या पूछा हुआ है। प्रश्न पूछ रहा है सूचना तकनीकी से जुड़ा हुआ, क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखिए। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, इनपुट मॉनिटर, ठीक है, वैसे आप जानते हैं मॉनिटर हमें जो है, जो इनपुट हम देते हैं उसे दिखाता है, तो दिखाने वाले को क्या कहा जाएगा, आउटपुट डिवाइस, क्या कहा जाएगा, आउटपुट डिवाइस का, तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगला, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी की अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो इस पे लिखने की प्रक्रिया को, इसमें जो हम बर्निंग के माध्यम से द्वारा, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, डेटा को अंकित करते जाते हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था, विश्व की बात कर रहा है, विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला, ठीक है, तो वैसे तो इसका सही जवाब होना चाहिए बार्कलेज बैंक। कौन सा, बार्कलेज, जो कि 1967 में इस बैंक ने कहां पर, लंदन में पहला एटीएम लगाया था। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में अगर देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है हांगकांग, तो इसको अगर मैं पूरा कर दूं, एचएसबीसी बैंक, हांगकांग का कौन सा, एचएसबीसी बैंक, एचएसबीसी बैंक ने एशिया में सबसे पहले, ठीक है, एटीएम लगाया था, ठीक है, एशिया में, और इसी बैंक ने मुंबई में भी 1987 में, ठीक, कहां पर, मुंबई में, ठीक है, अपना पहला एटीएम मुंबई में कब, भारत में कब लगा था, 1987 में, और किस बैंक का, एचएसबीसी बैंक का लगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो वैन होता है, लैन होता है, मैन होता है, पर्सनल पर्सनल नेटवर्क जैसा कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है। अगला, और ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है पूछा है, तो ऑर्गेनाइजर ये व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा होता है, क्वाट्रो कोरल ड्रा ये नहीं है, पैराडॉक्स जो है, ठीक है, ये एक डेटाबेस मैनेजर का क्या करता है, कार्य करता है, तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल वाला। तो ये जो है आपके 5 सवाल किसके हो गए, कंप्यूटर वाले हिस्से के 5 सवाल हो गए, तो 10 सवाल साइंस वाले हो गए, 5 जो है आपके कंप्यूटर वाले हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है, ठीक है, आपके सवाल कौन से आएंगे, ठीक, इसके बाद आपका, ठीक है, समसामयिक घटनाएं और सामाजिक अध्ययन और ईवीएस वाले सवाल यानी कि जीएस वाले पार्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। ठीक,
निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कौन सा वो विद्वान है जो कहता है कि ये विद्रोह जो है, ठीक है, एक विद्रोह सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कह रहा है। तो एक भारतीय, ठीक है, इतिहासकार हुआ करते थे, कौन? आर.सी. मजूमदार। क्या नाम था जिनका? आर.सी. मजूमदार जो है इस 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह नहीं मान रहे हैं। ठीक है, कौन? आर.सी. मजूमदार हैं। अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? कौन सा सत्याग्रह की बात कर रहा है? ठीक है, महाड़ सत्याग्रह की बात। तो महाड़ सत्याग्रह का संबंध वैसे तो महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से, और विशेष का एक तालाब के जल को पीने वाले पानी पर अधिकार को लेकर था, जो विशेषतः एक विशेष वर्ग विशेष यानी दलित जातियों को उस पानी का प्रयोग करने नहीं दिया जाता था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा सत्याग्रह किया था? महाड़ सत्याग्रह किया था। 1927 में कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र। और किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति की जब बात की जाती है, ठीक है, तो ये 1913 में, ठीक है, कहां पर? तो सर सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर जिसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को में। किसके नेतृत्व में सर? तो लाला हरदयाल, ठीक, भाई परमानंद और सोहन सिंह भाकमा, ये कुछ प्रमुख नाम थे जिन लोगों ने 1913 में, पहले गदर नाम से एक पत्रिका आती थी, उसी के नाम से गदर क्रांति की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। अब यहाँ सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ सवाल पूछ रहा है कि कौन सी घटना इसमें सबसे प्रमुख कारण थी? ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना से नहीं था, करतार सिंह सराभा को फांसी देना नहीं, कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था, ठीक है, जो भारतीय मजदूरों को लेकर कनाडा जा रहा था, सिंगापुर से जो है, ठीक है, इस जब कनाडा में उतरने नहीं दिया गया तो ये वापस आया और भूखे प्यासे लोगों ने थोड़ा विद्रोह कर दिया, उसी के विरोध में, ठीक है, कौन सी क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो गदर क्रांति की शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न जो है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहां पर हुआ था? तो सर ये तो सबको ही पता है, बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, कब? 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने किया? किसके समय में हुआ था? तो उस समय, ठीक है, वायसराय हुआ करते थे, कौन? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये उस समय के क्या थे? वायसराय थे। और किसने स्थापना यानी संस्थापक पूछता है तो आप जानते ही हैं, एक असैनिक संगठनकर्ता अधिकारी जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम का नाम आता है। किसका? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नाम आता है। और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया किसको? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। एक वयोवृद्ध नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कुल 72 प्रतिनिधियों ने, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस बंबई वाले अधिवेशन। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस कौन से वर्ष में, ठीक, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो 2 बार बने। ठीक है, एक जो है आप 1938 में, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में, ठीक है, त्रिपुरी संकट, जिसको आप जानते हैं, त्रिपुरी। ठीक है, तो 1938 में जब हरिपुरा में वो पहली बार अध्यक्ष बनी, और अगली बार जब हुआ तो गांधी जी ने इनके खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव लड़वाया था। परंतु, ठीक है, बोस की लोकप्रियता का आरंभ ये था कि गांधी जी के उम्मीदवार को भी इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तब गांधी जी थोड़ा नाराज हो गए, ठीक है, और वो इस बात पे अड़ गए कि सुभाष जो है इस पार्टी में यानी अध्यक्ष के पद पर मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। तब सुभाष ने खुद ही कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा। और 1939 में ही अपना एक, ठीक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक संगठन बनाया था। हालांकि बाद में उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। फिर वहां से निकल के वो चले जाएंगे, फिर, ठीक है, जर्मनी जाते हैं, फिर वहां से जो है सिंगापुर आकर आजाद हिंद फौज की क्या संभालते हैं? कमान संभालते हैं। यहाँ जवाब 1938 हो। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा की बात कर रहा है तो हमें पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, जिसमें पहला राज्य गुजरात हो जाता है, दूसरा राज्य राजस्थान हो जाता है, तीसरा मध्य प्रदेश हो जाता है, चौथा छत्तीसगढ़ हो जाता है, पांचवा झारखंड है, छठा वेस्ट बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है, और सबसे लास्ट में क्या है? मिजोरम है। अब क्या रहा, किन राज्यों से गुजरती है? देख लीजिए, गुजरात, झारखंड और मिजोरम। किससे नहीं गुजरती है? असम से नहीं गुजरती। तो जवाब क्या हो जाएगा?
ठीक है, 1, 2 और 4, कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन, 1, 2 और 4 ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 1947 में ठीक लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जिनके नाम पे इस सीमा रेखा का नामकरण किया गया है, यानी सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो इसीलिए भारत पाक की सीमा को हम रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसकी बात कर रहा है? भारतीय प्रायद्वीप की, यानी कि नीचे वाला भारत। ये नीचे वाला भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ नीलगिरी से जब नीचे जाता है ये पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, यहाँ पर है अन्नामलाई श्रेणी, और इसकी एक ऊंची चोटी है कौन सी? अनाई मुडी। कौन सी है? अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर। ठीक है, तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? अनाई मोडी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? किधर की तरफ जाने वाली बात कर रहा है? पश्चिम की ओर जाने वाली। किसकी तरफ? पश्चिम की ओर जाने वाली। ठीक, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा। वैसे तो पहली तो नर्मदा है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कि एक नदी निकलती है अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक से निकली कौन? ठीक है, तो अमरकंटक से निकली है कौन सी नदी? नर्मदा। और ये खंभात की खाड़ी में जाके अपना पानी गिरा देती है। किसमें गिराती है? खंभात की खाड़ी में। और इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला। कौन सी पहाड़ी है? मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला से अगली नदी निकलती है, ये भी आती है सूरत के पास, अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक, अगला प्रश्न, सिप किला दर्रा हिमालय की कौन सी घाटी में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? सिप किला सिप किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप एक बार अगर आपको लोकेशन पता रहेगा तो आपको बताना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जरा एक बार बताइएगा। ठीक है, नभा घाटी नहीं, चंद्रा नहीं, कुल्लू नहीं, कौन सी घाटी में? सतलुज। क्योंकि हमें पता है कि सिपकिला दर्रे से ही कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? सतलुज। तो घाटी कौन सी? सतलुज घाटी हो जाती है। कौन सी घाटी हो जाती है? सतलुज घाटी हो जाती है। ठीक है, याद रहे। अगला प्रश्न, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? किसे जो है ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? ट्रिकल सिंचाई से तात्पर्य ये है कि कौन सी सिंचाई पद्धति है जिसमें पानी की बचत और साथ ही साथ प्रत्येक पौधे की जड़ को सीधे पानी मिल जाता हो। प्रत्येक पौधे की जड़ को सीधे पानी मिल जाता हो, तो इसमें आप जानते हैं कौन सा? ड्रिप सिंचाई जो है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, इस तरह से नालियां बिछा, पतली पतली नालियां बिछा देते हैं, जिससे पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ जवाब क्या हो जाए? ड्रिप इरिगेशन हो जाए। क्या हो जाए? ड्रिप इरिगेशन हो जाए। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये तो आसान सा प्रश्न है, कहां पर? असम में है। बाकी असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, असम में ही रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी है, असम में ही ओरांग भी है। ठीक है, ठीक, और भी कई सारे हैं। किस राज्य में? असम की अगर बात की, डिब्रू सैखोवा भी है। वहीं सबसे ज्यादा किस राज्य में है? एमपी में। सर्वाधिक नेशनल पार्क, सर्वाधिक नेशनल पार्क किसमें है? तो एमपी में। और देश में कुल राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो 107। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यह जवाब असम हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, भूटिया जनजाति, ठीक, जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति का संबंध कहां से है? सिक्किम से है। सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? गैंगटोक हो जाती है। गैंगटोक हो जाती है इसकी राजधानी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं प्रेम सिंह तमांग जी हैं। ठीक है, बाकी हम जानते हैं सिक्किम जो है, ठीक, 35वां संविधान संशोधन से 1974 में 35वां संशोधन से इसे क्या बनाया था? शह राज्य। क्या बनाया गया था? शह राज्य बनाया गया। और 36वां से इसे भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? भारत का पूर्ण राज्य बना दिया। तो यहाँ एक जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाए जवाब? सिक्किम हो जाए। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। 29 नंबर क्या कह रहा है? भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? ठीक है, तो आपको पता है फसल ऋतुओं की जब बात करते हैं तो एक फसल कौन सी? रबी हो जाती है, एक जो है खरीफ हो जाती है, और रबी और खरीफ के बचे समय को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है? जायद।
रबी कब बोया जाता है? तो अगर रबी की बुआई की अगर बात किया जाए तो बुआई का समय रबी का होता है कब? जब तापमान कम हो और ठंड बढ़ना शुरू हो, यानी कि कौन सा? अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाएगा। ठीक है, और वहीं पर कब काट लिया जाएगा? तो मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, यानी कटाई की बात कर लिया जाए तो जैसा कि जानते हैं गेहूं, ठीक है, जौ, चना इसके प्रमुख एग्जाम्पल में आते हैं। खरीफ की अगर बात करते हैं तो कब बोते हैं? तो मई जून में इसे बो दिया जाए, यानी कि मई जून कह लें या जून जुलाई कह लिया जाए, मई जून में इसे बो दिया जाएगा। ठीक है, जब मानसून आने वाला होगा। और कब काट लेंगे? तो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, इसे क्या कर लिया जाए? काट लिया जाए। जैसे कि धान की फसल इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल में आ जाती है। जायद इसी बीच का समय में, यानी कि मार्च अप्रैल में बोलेंगे, मार्च अप्रैल में बोलेंगे और ठीक है जून जुलाई में इसे क्या कर लेंगे? काट लेंगे। इसमें सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे कि खीरा, ककड़ी, ठीक है, ऐसी प्रमुख सब्जियां ठीक इसमें आती हैं। खरबूज, तरबूज आदि आते हैं। यहाँ जवाब क्या हो जाए? 3 हो जाए। अगला, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला है? किसकी बात कर रहा है? हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला है? कब से कब तक चला है? तो भारत की अगर बात किया जाए तो वैसे दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक हम जानते हैं कौन है? तो मैक्सिको के रहने वाले कौन? नॉर्मन ई वोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन ई वोरलॉग थे। ठीक, और वहीं पर भारत में अगर बात किया जाए तो हम नाम जानते हैं किसका? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, और भारत में इसका समय 1967 से 1978, जिसमें आधुनिक बीज, उन्नत किस्म की बीजें, उर्वरक आदि का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की अगर बात किया जाए तो वर्ष 1919 का अधिनियम कौन सा दिख रहा है? ये वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? प्रथम गृह मंत्री की जब बात की जाती है तो हमें पता है प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जगजीवन राम जी क्या थे? तो श्रम मंत्री हुआ करते थे, श्रम मंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम सीएम थे। ठीक है, ये देश के दूसरे, ठीक है, वित्त मंत्री थे और आगे चल के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मुरारजी बनते हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक, तो हमें पता ही है सर, शुरू हुआ था कब ये? तो 9 दिसंबर 1946 से। ठीक है, इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 1946 से और कब तक चला था? तो ये सर चला था कब तक? तो 26 नवंबर 1949 तक। और इसमें कुल समय लगा कितना? 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन? 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो यानी 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? 161 की बात किया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है किसको? राष्ट्रपति को। और सेम, ठीक है, 89 जोड़ देंगे तो 161 आ जाएगा। ये मिला है राज्य के राज्यपाल को भी मिला हुआ है। बस राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है और सैन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ हो जाए विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हो जाए। क्या हो जाएगा? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हो जाए। क्या हो जाए? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हो जाए। ठीक है, अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और उनकी सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व किस में आता है? ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो इस बात को जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, किस में आएगा? नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। और नीति निर्देशक 48 से 49 50 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं 48 का संबंध दुधारू पशुओं के, ठीक है, और 48 से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा, 49 जो है राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है, 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। न्यायपालिका की यानी शक्ति का पृथक्करण से जुड़ा है 50। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से जुड़ा। बाकी आगे चल के मूल कर्तव्यों में भी इसको शामिल किया गया, लेकिन प्रमुख रूप से अनुच्छेद 49 जो कि संबंधित है भाग 4 से, यानी डीपीएसपी से, जो लिया गया था किस देश से? आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, और ये न्याय योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, ठीक है, 1991 की नई उदार आर्थिक
नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने किसके अलावा इन सभी के माध्यम तो 1991 की नई आर्थिक नीति में हमने अपनाया क्या, ठीक है, 1991 की नई आर्थिक नीति में हमने अपनाया एलपीजी। एल का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन। एल का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। एक शब्द क्या हो गया, उदारीकरण शब्द हो गया, ठीक है। एक शब्द है क्या आपका, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, अंग्रेजी आप देखें, ठीक है, यानी कि निजीकरण। किसकी बात कर लिया जाए, निजीकरण हो गया। और एक शब्द है आपका क्या, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण। तो आपको देख ही गया कौन सा शब्द इसमें नहीं था, तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण इसके स्वरूपों में शामिल नहीं था। किसकी बात कर लिया जाए, औद्योगिकरण इसमें शामिल नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति का जनक जिनका जन्म दिवस जो है 26 नवंबर होता है, और 26 नवंबर को हम मनाते हैं, तो संविधान दिवस तो मनाते ही हैं, साथ ही नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं इसी दिन को, उनका जन्म दिवस के दिन को ही, ठीक। तो यानी नाम हो जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। किसका नाम हो जाए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम हो जाए। किसका, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम हो जाए। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक, स्वतंत्र भारत में, ठीक, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका उत्तर अगर बताया जाए तो हमको पता ही है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में किसको, सरोजिनी नायडू को। किसकी बात करते हैं, सरोजिनी नायडू की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और प्रशांत की बात कर रहे हैं। किसकी, हिंद, अटलांटिक, ठीक है, और उसके बाद जो है आर्कटिक, और किसकी बात हो रही है, प्रशांत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो प्रशांत की बात हो रही है, ठीक है। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा क्या जवाब लगाया जाए। तो सबसे बड़ा तो सर प्रशांत पता है, ठीक है, प्रशांत के बाद अटलांटिक, अटलांटिक के बाद हिंद, हिंद के बाद आर्कटिक। तो क्या जवाब हो जाएगा, सी वाला जवाब हो जाए। क्या हो जाए जवाब, ठीक है, तो सी लगा दिया जाए सर, ठीक है, ठीक, आर्कटिक। अगला प्रश्न, यूएनओ ने 11 जुलाई को 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय किया है, तो 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, ये चूंकि पुराना प्रश्न था इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि 2022 का ये प्रश्न था, ठीक है, अभी चूंकि 2026 चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक पुराना प्रश्न था, ठीक है। अगला है, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए, ठीक है, भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान डीजीआरई ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है। किसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाना है। किसकी पता लगाना है, ठीक है, तो भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए, ठीक है, तो यह जो है, ठीक, भूस्खलन भी हो और हिमस्खलन ऐसा कोई राज्य दिख रहा है आपको, तो सर उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में। डीडीआरई ने कहां पर लगाया, उत्तराखंड में लगाया। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां विकसित किया जा रहा है। किसकी बात कर रहा है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जरा पढ़ें, ठीक, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन से क्षेत्र में, रोपड़ में, या लोथल में, या राखीगढ़ी में, सब या जो है, ठीक है, कालीबंगा में, ठीक, बताइए जरा क्या उत्तर लगा दिया जाए। आप लोग भी उत्तर लगाते रहें जिससे कि हमें पता रहे कि हाँ आप लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, वो ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, और उसी आधार पे जो है आप अपने पेपर में ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इन सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे। तो हमें पता है हिसार जिले में, हिसार जिला सर कहाँ पड़ता है, तो हिसार जिला सर हरियाणा का है, यानी राखीगढ़ी में बनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक अनिवार्य खेल अवधि के साथ, एक अनिवार्य खेल अवधि के साथ, ठीक, स्कूलों में नो बैग डे नियम, स्कूलों में नो बैग डे नियम, स्कूलों में जो है नो बैग डे नियम, यानी कि जो बच्चों को विशेष तौर पे, ठीक है, हम बैग के लिए, ठीक, प्रभावित यानी कि उन्हें बाध्य न करें, तो ये उत्तर प्रदेश में नो बैग डे जो है कहां पर, किस राज्य से संबंधित है, तो नो बैग डे का संबंध उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इसका हमें बहुत फायदा हुआ है और स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, हालांकि नीति आयोग और उनकी रिपोर्टों में अलग अलग अंतर आ जाता है।
ठीक है, ये भी पुराना प्रश्न हो गया है। सर्बिया की राजधानी, ये भी पुराना प्रश्न हो। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 12वीं कंपनी कौन सी बनी है? तो आरईसी लिमिटेड बनी है। कौन सी बनी है? आरईसी लिमिटेड जो है, ठीक है, आरईसी लिमिटेड ये बनी। कौन सी कंपनी बनी है? आरईसी लिमिटेड। वैसे आप जानते होंगे, ठीक है, महारत्न कंपनियों की संख्या, ठीक, अगर आपसे पूछता है कि भारत में वर्तमान में, तो नवरत्न कंपनी तो 28 हो गई हैं, ठीक, और वहीं पर आपसे पूछे महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तब आप जो है 14 बताइएगा। कितना बताइएगा? 14। याद रखिए, महारत्न अब कितने हो गए हैं? महारत्न 14 हैं और नवरत्न हो चुके हैं, ठीक है, 28 हो चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हर घर जल अभियान के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ठीक, गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, ये आपको बताना है इसका उत्तर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने की संभावना भी रखता है। ठीक, भले ही थोड़ा सा पुराना प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, कि ऐसे सवाल ही ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमें पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जल शक्ति मंत्री उस समय कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो सी आर पाटिल हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है जल शक्ति मंत्री? सी आर पाटिल। लेकिन जब इसे घोषित किया गया था तो गजेंद्र सिंह शेखावत हुआ। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D प्रिंटेड, भारत का पहला 3D प्रिंटेड, ठीक है, डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में स्थापित। और 3D प्रिंटेड जो है, ठीक, अपने रेलवे जो है ये जापान से जुड़े, स्टेशन जापान में है। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, ठीक, वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दिया है? ठीक है, तो किस राज्य में? तेलंगाना ने। कहां पर? तेलंगाना। वैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, गोरखपुर जिले में भी, ठीक है, प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा कथन सत्य है पूछा हुआ है, ठीक है, अनिल चौहान को भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी बात कर रहा है? ठीक है, अनिल चौहान को दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। भी सवाल पुराना हो गया है, ठीक, क्योंकि वर्तमान में सीडीएस जो है एनएस राजा सुब्रमण्यम हो चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, दूसरे नहीं बल्कि अगर थर्ड की अगर बात किया जाए, थर्ड, तो एन, ठीक है, अगर थर्ड की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में हो गया एनएस राजा सुब्रमणि। क्या नाम है पूरा? एनएस राजा सुब्रमणि, सुब्रमणि जो है, ठीक है। आर वेंकट रमनी को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया। दूसरा भी कथन सही, अपनी जगह दोनों सही है। दूसरे की बात किया था, ये दूसरा था, दूसरा ये भी सही है, ये भी सही है, तो एक और दो दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की अगर बात करते हैं तो आर वेंकट रमनी तो ठीक है, बाकी जो है उधर सीडीएस के रूप में एनएस राजा सुब्रमणि हो चुके हैं। कौन हो गए हैं? एनएस राजा सुब्रमणि। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में किया है? तो इसका आसान सा प्रश्न है, ठीक है, इसका उत्तर बांधवगढ़, यानी कि ये ठीक, कर्नाटक से जुड़ा है। कहां से? कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक, सॉरी माफ करिए, बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में है ना, हाँ, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति का खोज किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथन, ठीक है, यानी कि आप कचरे से खिलौने बनाइए, और इसमें एक प्रतियोगिता के रूप में इसको शुरू किया गया है। तो पूछ रहा है कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे प्रारंभ किया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो ये आज के सेशन के आपके 55 सवाल, ठीक है। इन 55 सवालों में अगर बात किया जाए तो 10 आपके क्या थे? साइंस से जुड़े थे। 10 किससे थे? साइंस के पार्ट थे। 5 कंप्यूटर यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है 10 + 30 जो है, 10 + 30 ये करंट अफेयर्स और जीएस, हालांकि पेपर पुराना था, ठीक है, जिसमें 5-6 करंट 2021-22 के पूछे गए, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। बाकी जो है ये आपके 50 सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन में बस इतना ही, हमारे साथ बने रही। क्यों छोड़ दिया है?
छोड़ इसलिए दिया अगर मैंने उसका उत्तर बता दी तो आपके दिमाग में अगर वो बैठ जाता है एक बार, तो कई बार होता है कि जो चीज़ सुने रहते हैं वही परीक्षा में याद आ जाता है। तो पूछा रहेगा 2026 का कुश्ती प्रतियोगिता, याद आ जाएगा 22 का सर ने ऐसा कुछ बताया था, इसीलिए उनका उत्तर छोड़। तो ये आपके सवाल हो गए किसके जुड़े हुए, ठीक। तो ठीक है, सुपर टेट की तैयारी के लिए हमने कहा कि भले ही हम नाम सुपर टेट का ले रहे हैं, परंतु सभी परीक्षाओं में इसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे साथ बने उद्घोष अकादमी पे मैं मनीष सर आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करता रहूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी एक सही दिशा में आगे बढ़ेगी। जो आपने पढ़ा है वो हमारे साथ परख सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े, ठीक है। और जो लोग भी, ठीक है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में जीएस जहां आता है, तो हमारे नेतृत्व में ये मार्गदर्शन किया जा रहा है। आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपको एमसीक्यू जो पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं गोरखपुर शहर में ही ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी इंडिविजुअल जीएस की लेता हूँ। इसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। आज आज आपको लग रहा हो ये 85 क्वेश्चन की बात तो है, लेकिन ऐसे ही 50-50 जब आप 15-20 सेट कर लेंगे, यानी कि 1000 से ऊपर सवाल हो जाएंगे, तब उन्हीं सवालों में फंसने की, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। और ऐसा जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है उनको पीछे दिखा भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि चाहे हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं चाहे ऑनलाइन पढ़े हैं, इसका परिणाम आपको देखने को मिला है। तो हमारे साथ बनिए रहे। मैं मनी उद्घोष अकादमी को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमने शुरुआत किया था पिछले वर्ष दिसंबर से, और आपने सहयोग किया। हमने 8000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप ही के सहयोग से। हम चाहेंगे कि आप इसे और भी आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमें भी इसका कुछ फायदा मिलता रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। आप सभी को बहुत बहुत